भारत सरकार ने सुशासन, चुनौतियां और अवसर कार्य योजना शुरू की है। इस योजना के तहत केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो राजभाषा विभाग ने अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में ऑनलाइन अनुवाद प्रशिक्षण के लिए पाठ तैयार किए हैं। अनुवाद सीखने की चाह रखने वाले व्यक्ति के लिए ऑनलाइन अनुवाद शिक्षण का ये प्लेटफॉर्म सरकार की नई पहल है। हमारे इस पाठ का विषय प्रयुक्ति अर्थात रजिस्टर की संकल्पना और अनुवाद है। इस विषय पर आज हम केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के संयुक्त निदेशक श्री विनोद कुमार संदलेश से बातचीत करेंगे। श्री संदलेश केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में काफ़ी लंबे समय से अनुवाद प्रशिक्षण से जुड़े हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं प्रयुक्ति अर्थात रजिस्टर की संकल्पना और अनुवाद में उसके महत्व के बारे में। संदलेश जी, आपका स्वागत है आज की इस चर्चा में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि मनुष्य अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी भाषा का प्रयोग करता है। ऐसी स्थिति में प्रयुक्ति क्या है या प्रयुक्ति का तात्पर्य क्या है? धन्यवाद। देखिए, भाषा मनुष्य द्वारा स्वीकृत और प्रयुक्त संप्रेषण व्यवस्था है। अतः संप्रेषण स्थापित करने के लिए ऐसे दो व्यक्ति आवश्यक हैं जो कम से कम एक कोड से परिचित हों, क्योंकि बिना ऐसे वक्ता और श्रोता के संप्रेषण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। व्यक्ति इस संप्रेषण व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए अपनी विभिन्न सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करता है और अलग अलग भाषा रूपों में व्यवहार करता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति आवश्यकता के अनुसार कोड परिवर्तन भी करता है। इस प्रकार प्रयोग और प्रयोक्ता की विभिन्न स्थितियों, संदर्भों, पात्रों, विषयों आदि में परिवर्तन होने के कारण प्रयुक्त भाषा में भी भेद होता है। दूसरे शब्दों में विभिन्न कार्य क्षेत्रों के लिए जिन जिन भाषा रूपों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही प्रयुक्ति कहा जाता है। प्रसिद्ध समाज भाषा विज्ञानी हैलिडे ने प्रयुक्ति को इस प्रकार परिभाषित किया है: लैंग्वेज वैरीज एज इट्स फंक्शन वैरीज, इट डिफर्स in different situations. The name given to a variety of languages distinguished according to use is called register. इसी को अगर हमको हिंदी में कहना हो तो हम इस प्रकार कह सकते हैं: भाषा प्रकारों में परिवर्तन से भाषा परिवर्तित होती है। विभिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न भाषा रूपों का प्रयोग होता है। इन्हीं प्रयोगगत भाषा रूपों को प्रयुक्ति या अंग्रेजी में रजिस्टर कहा जाता है। जी, हाल के वर्षों में भाषा शिक्षण और अनुवाद के क्षेत्र में प्रयोजन मूलक भाषा की संकल्पना पर बहुत अधिक महत्व दिया गया है। आखिर यह प्रयोजन मूलक भाषा है क्या? देखिए, अभी हमने प्रसिद्ध समाज भाषा विज्ञानी हैलिडे की परिभाषा पर विचार किया था। इसी परिभाषा से इसके उत्तर निकलते हैं। जैसे कि हमने इस परिभाषा में देखा है कि भाषा संदर्भों और स्थितियों के अनुरूप परिवर्तित होती रहती है। इस कथन से यह भी स्पष्ट होता है कि भाषा का प्रयोक्ता अपने विशिष्ट प्रयोजनों की सिद्धि के लिए लिखित और मौखिक दोनों भाषाई रूपों में अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। इसी आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में भाषा के विशिष्ट प्रयोग क्षेत्र या व्यवहार क्षेत्र बनते हैं। इन विशिष्ट प्रयोग क्षेत्रों के लिए प्रयोक्ता विशिष्ट भाषिक संरचनाओं और शब्दावली का प्रयोग करता है। ये विशिष्ट भाषिक संरचनाएं और शब्दावली ही वास्तव में प्रयुक्ति हैं। इस प्रकार भाषिक संरचनाएं और शब्दावली का प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन को लेकर किया जाता है। इसीलिए इसे विशिष्ट प्रयोजन की भाषा अर्थात लैंग्वेज फॉर स्पेसिफिक पर्पस या प्रयोजन मूलक भाषा फंक्शनल लैंग्वेज कहा जाता है। अनुवाद में पारिभाषिक शब्दों का अपना एक विशिष्ट स्थान होता है। प्रयुक्ति के संबंध में पारिभाषिकता क्या होती है और
उसका समतुल्यता से क्या संबंध माना जाता है? देखिए, भाषा के बारे में अभी हमने बात की। विशिष्ट प्रयोग की भाषा होने के कारण प्रयुक्ति में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ सुनिश्चित हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में यदि कहें तो प्रयुक्ति विशेष में प्रयुक्त शब्द अर्थ को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने में समर्थ होते हैं। जी। शब्द संदर्भ विशेष के साथ रूढ़ हो जाते हैं और पारिभाषिक शब्द का रूप धारण कर लेते हैं। यही प्रयुक्ति और पारिभाषिक शब्दावली को दर्शाता है। समतुल्यता की आवश्यकता क्यों है, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इस विषय को अनुवाद के साथ जोड़कर देखना चाह रहे हैं। इसीलिए भाषा के संबंध में और थोड़ी बात करनी होगी। भाषा में हम जानते हैं कि रूपात्मक परिवर्तन होते हैं। रूपात्मक परिवर्तन होने का कारण भाषा में उसके प्रकारों अर्थात फंक्शंस में आए परिवर्तन का परिणाम है। इस संबंध में यहाँ यह कहना समीचीन होगा कि भाषा की विभिन्न प्रयुक्तियों अर्थात भाषाई प्रकारों को समझने के लिए गहन विश्लेषण की आवश्यकता होती है। इस विश्लेषण के लिए विषय और विषयगत भाषाई संकल्पनाओं की जानकारी होना और भी आवश्यक है। और जब यह विश्लेषण दो भाषाओं के लिए करना हो तो वहाँ समतुल्यता की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि समतुल्यता दूसरी अनिवार्यता है। जी, समतुल्यता के लिए दो भाषाओं में व्यवहार करना आवश्यक हो जाता है, तभी हम समतुल्यता को निर्धारित कर पाते हैं। अनुवाद के लिए जिस प्रकार दो भाषाओं का होना पहली शर्त है, वहीं दो भाषाओं में प्रयुक्ति चाहे वो पदबंध स्तर पर हो, भाषिक संरचना के स्तर पर हो अथवा शब्दावली के स्तर पर हो, उसकी समतुल्यता दूसरी किंतु अनिवार्य शर्त है। अनुवाद में समतुल्यता की बात सबसे पहले प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी केसी कैटफर्ड ने उठाई। उन्होंने अपनी बहुचर्चित पुस्तक लिंग्विस्टिक थ्योरी ऑफ ट्रांसलेशन में अनुवाद के समतुल्यता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अनुवाद के समतुल्यता सिद्धांत का प्रतिपादन इस रूप में किया गया है: अनुवाद श्रोत भाषा की सामग्री का लक्ष्य भाषा की समतुल्य पाठ्य सामग्री द्वारा प्रतिस्थापन है। अर्थात ये सब्स्टिट्यूशन है इक्विवेलेंट फॉर्म में, इसीलिए इसे समतुल्यता का दर्जा दिया जा सकता है। प्रयोजन की दृष्टि से भाषा रूपों में जो विभेद दिखाई देता है, क्या यह विभेद शैलीगत भेद नहीं है? अर्थात प्रयुक्ति और शैली में मुख्यतः कौन कौन से अंतर दिखाई देते हैं? जी, सामान्यतः एक सामान्य पाठक के लिए शैली और प्रयुक्ति दोनों एक जैसी दिखाई दे सकती हैं, किंतु प्रयोजन की दृष्टि से भाषा रूपों में जो विभेद दिखाई देता है वह विभेद शैलीगत भेद नहीं है। कारण, जब हम विभिन्न सामाजिक स्थितियों में भिन्न भिन्न भाषा रूपों अर्थात विभिन्न कोडों का प्रयोग करते हैं तो वास्तव में कुल शैलीगत भिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं, किंतु भाषा प्रयुक्ति की दृष्टि से भाषा शैली का संदर्भ अलग है, जिसे हम इस रूप में समझ सकते हैं। जैसे भाषा प्रयुक्ति का सीधा संबंध प्रयोग क्षेत्र से है अर्थात यूसेज से है, अतः विषय भाषा को नियंत्रित करता है, क्योंकि विषय के अनुरूप ही प्रयुक्ति जो कि रूढ़ हो चुकी है, जिसका हम जिक्र पहले कर चुके हैं, नियंत्रित होती है, जिसमें विषय से संबंधित शब्दावली, अभिव्यक्तियाँ तथा वाक्य रचनाएं होती हैं। जबकि भाषा शैली भूमिका प्रधान होती है, अर्थात व्यक्ति कहाँ किस रूप में भाषा का प्रयोग कर रहा है। जैसे परिवार में माता पिता के रूप में, बालक के रूप में, किसी रिश्तेदार के रूप में। दूसरा, प्रयुक्ति के लिए औपचारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है, जबकि शैली सहज रूप में सीखी जाती है। तीसरा आयाम और हम देख सकते हैं, प्रयुक्ति के लिए प्रयोजन मूलक संदर्भ और व्यवसाय परक प्रयोजन अपेक्षित है, अर्थात फंक्शनलिटी और प्रोफेशनल
प्रयोजन अपेक्षित हैं, जबकि शैली सामाजिक संदर्भ तथा सामाजिक परंपरा एवं संस्कृति से संबद्ध होती है। इसके आगे और भी उदाहरण हम देख सकते हैं। प्रयुक्ति ज्ञान विशेष से संबद्ध है, जबकि शैली सामान्य विज्ञान से जुड़ी है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि प्रयुक्ति और शैली में जो मूलभूत अंतर है वह सामाजिक स्थिति तथा विशिष्ट कार्यक्षेत्र के भेद के कारण है। बहुत अच्छा। ज्ञान विज्ञान के हर क्षेत्र में एक विशिष्ट भाषा और शैली का उपयोग किया जाता है। यह विशिष्ट भाषा और शैली प्रयुक्ति को किस प्रकार प्रभावित करती है या कैसे प्रभावित कर सकती है? देखिए, जैसे कि हम अब तक चर्चा कर चुके हैं, प्रयुक्ति विशिष्ट भाषिक प्रयोग है। विशिष्ट भाषिक प्रयोग जो रूढ़ हो जाते हैं, अर्थात उस विषय की फंक्शनलिटी को बताते हैं। जब तक हम विषय की फंक्शनलिटी के बारे में नहीं जानेंगे, अर्थात उसकी संकल्पना के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक हमको विषय की जानकारी प्रयुक्ति के संदर्भ में संभव नहीं हो पाएगी। मैं एक उदाहरण लेता हूँ। मान लीजिए ट्रीटमेंट एक शब्द है जो चिकित्सा विज्ञान में उपचार अथवा रोग निदान के बाद किए जाने वाले उपाय के तौर पर हम समझते हैं। जी। तो ट्रीटमेंट एक ऐसा उपाय है जिसके लिए हमने एक शब्द रूढ़ कर दिया है, उपचार अथवा इलाज। और इस इलाज की प्रक्रिया ये है कि पहले मेडिकल डॉक्टर ये तय करता है कि बीमारी का कारण क्या है, कारण के बाद इलाज है। तो ट्रीटमेंट सामान्यतः उपचार अथवा इलाज के रूप में रूढ़ हो गया है। दूसरा शब्द इसी से मिलता जुलता देखें, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। जब हम नगर निगम के वाटर प्लांट में वाटर ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ये संकल्पना, ये प्रयुक्ति वहाँ रूढ़ हो गई है। वहाँ वाटर ट्रीटमेंट का अर्थ है प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, अर्थात जल का शोधन, अर्थात पानी को पीने योग्य बनाने के लिए उसमें से घातक रसायनों को पृथक करना, गंदगी की सफाई करना आदि। और उदाहरण लेते हैं इसी से मिलता जुलता, चमड़े के जूते, बैग आदि बनाने वाले कारखानों में ट्रीटमेंट ऑफ लेदर जैसा प्रयुक्ति चलती है, जिसका अर्थ है चमड़े को उस प्रोसेस से गुजारना जिससे कि वो नरम हो जाए। तो हिंदी में हमारे पास शब्द आ जाता है या इसके लिए प्रयुक्ति बन जाती है, चमड़े को सिझाना, अर्थात चमड़े को नरम और मुलायम बनाने के लिए पानी में कुछ रसायनों का प्रयोग करके चमड़े को साफ करना। किंतु आगे बढ़ें तो कैदियों की स्थिति का, हालात का विश्लेषण करने वाली स्वयंसेवी संस्थाएं और समाज विज्ञानी जब ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर का प्रयोग करते हैं तो यह ट्रीटमेंट उपचार, शोधन आदि न होकर कैदियों की स्थिति, दशा या हालत में सुधार हो जाता है। वहाँ हम कैदियों का उपचार नहीं करते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, खासकर इस संदर्भ में। इसी प्रकार हम आगे अन्य उदाहरण और ले सकते हैं। वायदा बाजार और शेयर बाजार से संबंधित विशिष्ट प्रयुक्ति के क्षेत्र में हम बुल, बियर आदि सामान्य शब्दों को हर रोज की जिंदगी में सुनते हैं जी, जो कि बिल्कुल अलग होता है। जिनका सामान्य अर्थ आप जानते हैं। बुल को सांड के अर्थ में हम लेते हैं, भालू बियर के अर्थ में लेते हैं, किंतु प्रयुक्ति विशेष के संदर्भ में इसका संबंध तेजी और मंदी से है। क्योंकि जब बुल ताकत की का एक द्योतक है, जीव है, तो वो तेजी दर्शाता है, और बियर क्योंकि नरम जंतु है, पशु है, तो वो मंदी का अर्थ दर्शाता है। इसी प्रकार फ्यूचर्स शब्द के प्रयोग को लीजिए। फ्यूचर्स शब्द से सामान्यतः व्याकरणिक दृष्टि से भविष्य का बोध होता है, किंतु वायदा बाजार में भविष्य के साथ साथ व्यापार भी है, अर्थात संरचना विशिष्ट प्रयुक्ति का रूप धारण कर लेती है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, चांदी टूटी, सोना उछला, चना नरम आदि आदि। ये सब वायदा बाजार या मंडियों की भाषा है जो सामान्यतः रूढ़ हो चुकी है, और इनके अर्थ में अगर चांदी टूटती है तो चांदी का भाव गिरता है, अगर सोना उछलता है तो सोने के भाव में बढ़ोतरी होती है,
अगर चना नरम होता है, जो कि अपनी प्रकृति से कठोर है, तो अगर वो नरम होता है वायदा बाजार में या मंडी बाजार में, तो वो नरम होने का अर्थ हुआ कि उसका भाव कम हो गया। और आगे मान लीजिए प्रयुक्ति के विशिष्ट भाषिक प्रयोग हम देखें तो राजनीति शास्त्र में ब्लड एंड आयरन पॉलिसी आपने सुना होगा। इस संकल्पना का प्रयोग जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क ने 1886 में किया। इसका तात्पर्य अत्यंत कठोरता और दृढ़ता की नीति से है। इस नीति के अनुसार सरकार अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हिंसा अथवा रक्तपात भी उचित मानती है। तो इस संकल्पना का अगर हमको प्रयुक्ति के रूप में प्रयोग करना है, जिसको रूढ़ बनाना है ताकि संकल्पना का कोई और अर्थ न निकले, तो हम खून और लोहे की नीति नहीं कह सकते। इसकी संकल्पना को समझने के बाद हम इसके लिए एक शब्द या पदबंध नियत कर देते हैं जिसका अर्थ है कठोर नीति। इसी प्रकार लॉ ऑफ द लैंड आप पदबंध को लीजिए तो ये देश का कानून सामान्य भाषा में कह सकते हैं। लॉ ऑफ जंगल, जंगल का कानून कह सकते हैं। और ये प्रयुक्तियां अपने इसी स्वरूप में रूढ़ भी हो गई है। इनकी जितनी भी हमने अभी चर्चा की है, ये समतुल्य अभिव्यक्तियां हुई, क्योंकि प्रयुक्ति में जब हम अनुवाद की दृष्टि से विचार करते हैं तो दो भाषाओं में उस संकल्पना की फंक्शनलिटी के प्रकारों का समतुल्य तलाशने का प्रयास करते हैं। और एक उदाहरण लीजिए, कैपिटल शब्द अंग्रेजी में है जिसको हम भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग करते हैं। कैपिटल अगर लेटर्स के साथ प्रयोग होता है, जैसे कि हम सरकारी दस्तावेजों में, फॉर्मों आदि में देखते हैं इन कैपिटल लेटर्स, तो हिंदी में तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसमें बड़ा या छोटा अक्षर होता हो। अंग्रेजी में ये व्यवस्था है कि स्मॉल लेटर्स में अंग्रेजी के वर्ण लिखे जाते हैं, कैपिटल लेटर्स में अंग्रेजी के वर्ण लिखे जाते हैं। तो संकल्पना की दृष्टि से या फंक्शन की दृष्टि से हम ये पाते हैं कि कैपिटल लेटर में लिखने का तात्पर्य है कि स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाए ताकि वो पढ़ा जा सके। तो इसका अनुवाद भी इसी रूप में रूढ़ हो गया है, स्पष्ट अक्षरों में, न कि बड़े वर्णों में। कैपिटल के अर्थ अनेक हो सकते हैं। अर्थशास्त्र में कैपिटल का अर्थ हम जानते हैं या प्रतिशब्द पूंजी के रूप में रूढ़ हो गया है। विधि में या राजनीति में कैपिटल पनिशमेंट के लिए मृत्युदंड, सबसे बड़ा दंड, हम प्रयुक्ति के रूप में प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार और आगे देखें तो व्याकरण में जेंडर या लिंग स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है, तो समाज विज्ञान में जेंडर इशू महिलाओं से जुड़े मामले हैं। जेंडर के लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग हम करते हैं, जैसे जेंडर बजटिंग है। आज की वर्तमान सामाजिक स्थिति में महिलाओं के उत्थान के लिए अलग से बजट का निर्माण किया जाता है या व्यवस्था की जाती है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, तो महिलाओं से जुड़े मामलों में भेदभावपूर्ण अगर नीति होती है तो वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से दर्शाई जाती है। जेंडर एम्पावरमेंट है, तो महिलाओं का सशक्तिकरण है, ये किसी व्याकरणिक कोटि का सशक्तिकरण नहीं है। इसी प्रकार आगे हम देखते हैं कि कॉज कहीं कारण है तो कहीं हेतु है, किंतु विशिष्ट प्रयुक्ति में विशिष्ट अर्थ यथा सम ऑफ द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस आर एडवांसिंग द कॉज ऑफ वुमेन का अगर हमको अनुवाद करना हो तो प्रयुक्ति के संदर्भ में इसका समतुल्य स्थापित करना आवश्यक होगा। हम उदाहरण के लिए इसका अनुवाद कर सकते हैं, कुछ स्वयंसेवी संगठन महिलाओं के हितों के लिए कार्य कर रहे हैं। आज हम जिस सूचना प्रौद्योगिकी के युग में रह रहे हैं और आज हम सब टीवी, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े हैं और बाजारवाद के प्रभाव में नित नए विज्ञापन दर्शकों और पाठकों को परोसे जा रहे हैं। ऐसे में विज्ञापनों के अनुवाद में किस तरह की सावधानी बरती जानी चाहिए? देखिए, विज्ञापन बाजार का एक सशक्त माध्यम है। कल्पना कीजिए कि यदि बाजार में विज्ञापन न हो तो सुदूर बैठे लोगों को किस किस वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है, क्या क्या वस्तु बाजार में मिल रही है,
उसका कोई भान ही नहीं होगा। बाजार का एक महत्वपूर्ण अंग है सूचना देना, अर्थात अपने उत्पाद को ग्राहकों तक पहुंचाना। इसका एकमात्र माध्यम विज्ञापन है। विज्ञापन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कहीं ये विज्ञापन सूचना मात्र के लिए होते हैं या सावधान करने के लिए दिए जाते हैं, और कहीं ये विज्ञापन मनोविज्ञान की दृष्टि से अपना माल बेचने के लिए ग्राहक को लुभाते हैं। मैं एक दो उदाहरणों से ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि किस तरह के विज्ञापन किस किस रूप में हमारे जीवन में काम आते हैं। जैसे मान लीजिए सड़क परिवहन से जुड़े कुछ विज्ञापनों की चर्चा हम करते हैं। अंग्रेजी में एक पद चलता है सेफ्टी सेव्स। सेफ्टी सेव्स एक तरह का समझिए सावधानी देने वाला एक पदबंध है, जो सड़क परिवहन में चालक को या सड़क का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को ये बताता है कि आपकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। जी, जैसे कहते हैं कि वो स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। हाँ, गति आपको आह्लादित कर सकती है, गति आपको रोमांचित कर सकती है, लेकिन साथ साथ ये मौत का कारण भी बन सकती है। तो ऐसे छोटे छोटे कैची पदबंधों को हम लेते हैं। जैसे रोड सुरक्षा में आप देखते होंगे कहीं कहीं लिखा होता है ब्लाइंड कर्व। तो ब्लाइंड कर्व का सीधा अर्थ है अंधा मोड़। अंधा मोड़ कहने से शायद बात उतनी समझ में नहीं आती, लेकिन प्रयुक्ति के स्तर पर अगर इसकी संकल्पना को ध्यान में रखते हुए इसका हम अनुवाद करें तो हमको खतरनाक मोड़ कहना पड़ेगा, ताकि जो प्रयोग करता है, सड़क का मार्ग का प्रयोग करता है, उसको ये पता हो सके कि यहाँ खतरा है और वो अपनी गति को धीमी कर सके। जैसे साइन बोर्ड में लिखा होता है नो एंट्री। तो नो एंट्री का अर्थ ये नहीं कि यहाँ प्रवेश करना ही नहीं है। नो एंट्री का अर्थ है कि यहाँ इस मार्ग से अमुक मार्ग तक आपका प्रवेश निषेध है। इसी तरह से साइन बोर्ड लगा होता है वन वे। वन वे का अर्थ है कि दोनों तरफ से गाड़ियाँ नहीं जा सकती, संकल्पनात्मक अर्थ है। तो इसको हम एकल मार्ग की दृष्टि से कह सकते हैं। जी। इसी प्रकार विज्ञापनों में प्रयुक्त अभिव्यक्तियाँ, वाक्य और शब्द बंद भी उस प्रवृत्ति क्षेत्र में अपना विशिष्ट स्थान रखती हैं तथा वांछित संप्रेषणीयता प्रभाव उत्पन्न करती है। जैसे लुभावने विज्ञापनों की हमने बात की। बहुत पुराना एक विज्ञापन है, सहानी टायर रास्ते में धोखा नहीं देते। अब ये ग्राहक को लुभाने का एक वाक्य है, ऐसा छोटा वाक्य जिससे ग्राहक को ये लगे कि अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो आप साइकिल में आपको कौन सा टायर लगवाना चाहिए। ऐसे ही बहुत ही लुभावने विज्ञापन आते हैं। आजकल सेल का ज़माना है और बाय वन गेट वन का ज़माना है, तो आप एक ही पद लिखकर आज ही खरीदें, जैसे कि कल वो वस्तु मिलेगी नहीं। लेकिन मनोविज्ञान पर आपका प्रभाव ये है, आज ही खरीदें तो देखते हैं कि ये क्या चीज़ है जिसको आज ही खरीदा जाना चाहिए। विज्ञापनों की प्रयुक्ति में भाषा कहीं निश्चयार्थ हो जाती है तो कहीं तुलनात्मक और कहीं आदेशार्थक हो जाती है। एक उदाहरण देखिए, ओनिडा टीवी का एक बहुत पुराना विज्ञापन आता रहा है, नेबर्स एनवी ऑनर्स प्राइड। अब अंग्रेजी में जिस एनवी की हम बात करते हैं वो विज्ञापन का उद्देश्य नहीं है। विज्ञापन का उद्देश्य उस मनोविज्ञान को आकर्षित करना है या उस मनोविज्ञान को जगाना है कि अगर पड़ोसी के पास कोई चीज़ है तो वो मेरे पास भी होनी चाहिए, एक प्रतिस्पर्धा पैदा करनी। तो हिंदी में इसका बहुत सुंदर अनुवाद हुआ है, पड़ोसियों की जले जान और मालिक की बढ़े शान। और उदाहरण देखिए आप, एक विल्स सिगरेट का, जो एक छोटी सिगरेट है और रेगुलर साइज की, और एक विल्स किंग साइज सिगरेट है। तो किंग साइज सिगरेट को विज्ञापित करने का देखिए माध्यम कितना सुंदर है, इट हैज़ लेंथ एंड स्ट्रेंथ। ये द्विवार्थिक भाषा है अंग्रेजी में, लेकिन इस तरह की भाषा का अनुवाद करते समय हमको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि वो किस फंक्शन को किस प्रकार ये की सिद्धि करती है और ग्राहक को उतना लुभाती भी है कि नहीं। तो अनुवाद हुआ है, बड़ा और आखिरी कश तक दमदार,
अर्थात थोड़ा सा उसका आकार बड़ा कर दिया है, साइज लंबा कर दिया है, और उसमें वो क्षमता है कि आप आखिरी कश तक उसका आनंद ले सकें। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कट योर पावर बिल। अब कट योर पावर बिल का सामान्य लिटरल ट्रांसलेशन करें तो आपकी शक्ति को कम करना, लेकिन यहाँ पावर बिल जब हम बात करते हैं तो बिजली से उसका संबंध है, विद्युत से उसका संबंध है, तो हम उसका अनुवाद करते हैं बिजली के बिल में कटौती। एक और बहुत रोचक उदाहरण है, देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये विज्ञापन की भाषा बहुत ही लुभावनी होती है। एक पूरे वाक्य में कहा है, इज देयर एनी कंप्लीट क्योर फॉर ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स। अब ब्रीदिंग डिसऑर्डर एक तरह की बीमारी है, लेकिन पंकज कस्तूरी को अपना एक उत्पाद बेचना है, तो प्रश्न चिन्ह है, क्या सांस के रोगों का कोई संपूर्ण इलाज है? तो प्रश्न है। तो जिसको सांस की बीमारी है वो क्या करे? वो ये देखेगा कि पंकज कस्तूरी एक तरह का उत्पाद है जिसको लेने से उसकी सांस की बीमारी ठीक हो सकती है। तो विज्ञापन का ऐसा प्रभाव है। और बहुत सारे उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे कि ठंडा ठंडा कूल कूल, कोई इसका अर्थ नहीं है। जैसे आपने देखा होगा आजकल टीवी पर, दूसरे माध्यमों पर ऐसा विज्ञापन है कि जो आपकी इच्छा को बढ़ाता है किसी काम को करने के लिए, और आपको साहस की याद दिलाता है, एक आत्मविश्वास पैदा करता है। तो ऐसे जुमले लिए जाते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। तूफानी करने में वो जो काम करते हैं वो थम्स अप को बेचना है। तो थम्स अप ऐसा पेय पदार्थ है जिसके पीने से आपकी इच्छा होती है कि आज कुछ तूफानी। तो आपकी मनोभावनाओं को एक तरह से कुरेदता है ये विज्ञापन। जैसे दूसरा एक और उदाहरण लें तो अमूल दूध पीता है इंडिया। तो पूरा भारत जैसे अमूल दूध को बेचना है तो अमूल दूध पीता है, जैसे एक मेजॉरिटी में लोग यही पेय पी रहे हैं या इसी दूध का, इसी ब्रांड के दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि भारत गाय का दूध नहीं पीता या भैंस का दूध नहीं पीता या बकरी का दूध नहीं पीता, किसी और कंपनी का नहीं, लेकिन इसमें एक कंपनी है जो अपने माल को बेचना चाहती है। तो उस कंपनी की ब्रांडिंग अब ऐसी हो गई है कि वो अपनी ब्रांडिंग से पूरे भारत को बांध देना चाहते हैं, अमूल दूध पीता है इंडिया। अब हमारा अगला प्रश्न है कि सरकारी कार्यालयों में प्रशासनिक भाषा और शब्दावली का प्रयोग किया जाता है और प्रशासनिक भाषा में पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग अधिक किया जाता है। ऐसी स्थिति में कार्यालयी भाषा में प्रयुक्ति का कितना महत्व आपको दिखाई देता है? देखिए, कार्यालयी भाषा में प्रयुक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कार्यालयी भाषा अभिधात्मक होती है, सूचनाप्रद होती है, आदेशात्मक होती है, और इसकी वाक्य संरचनाएं लगभग नियत होती हैं, जिस पर हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। और हमारे इसी कार्यक्रम में प्रशासन के अनेक विषयों पर चर्चा हो चुकी है, तो इसको अधिक हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इतनी बात अवश्य करेंगे कि प्रशासनिक भाषा में शब्द स्तर पर फाइल, मान लीजिए एक शब्द लेते हैं जिसके लिए मिसिल, संचिका और फाइल जैसे शब्द चलते हैं, कागज पत्र, मसौदा, ज्ञापन, निर्देश, अवलोकन, टिप्पणी, कार्यवृत्त, कार्यसूची, अनुमोदन आदि अनेक शब्द हैं जो रूढ़ हो चुके हैं। तो भाषिक संरचनाओं के स्तर पर अनेक वाक्य रूढ़ हो चुके हैं। जैसे हम कहते हैं प्लीज स्पीक, तो हिंदी में भी रूढ़ हो गया है। इसका अनुवाद कहें या प्रयुक्ति कहें, कृपया बात करें। जैसे दिस इज टू इन्फॉर्म, ये रूढ़ हो गया है। हिंदी में भी कहते हैं यह सूचित किया जाता है। इट हैज़ बीन डिसाइडेड, यह निर्णय लिया गया है। अप्रूवल में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए। अर्थात अप्रूवल के लिए अनुमोदन, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के लिए सक्षम प्राधिकारी आदि जैसे अनेक शब्द और वाक्यांश रूढ़ हो गए हैं। इसी प्रकार अगर हम देखें, विधि, प्रशासन में विधि की भी चर्चा होती है और विधि का प्रयोग बहुत अधिक, विधि के शब्दों का प्रयोग बहुत अधिक होता है। तो विधि के क्षेत्र में भी प्रयुक्ति का स्वरूप
भिन्न होता है या विशिष्ट होता है, क्योंकि विधि का जो स्वरूप है वो एकार्थी होता है। वहाँ गुंजाइश नहीं है कि आप एक से अधिक एक शब्द के या पद के अर्थ लें, क्योंकि उससे न्याय प्रभावित हो सकता है या न्याय में जो दंडात्मक व्यवस्था है या जो प्रिवेंटिव व्यवस्थाएं हैं वो बाधित हो सकती हैं। इसलिए यहाँ अनेक अर्थों का प्रयोग वर्जित है। शब्द के एक से अधिक अर्थ न्याय को, जैसा मैंने कहा, प्रभावित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विधि की विशिष्ट शैली भी होती है, जहाँ परंपरा के अनुसार घोषणा पत्र, बंध पत्र, बॉन्ड्स, क्षतिपूर्ति बंध पत्र, इंडेमनिटी बॉन्ड्स आदि की शुरुआत खास ढंग से की जाती है। जैसे मैं एतद द्वारा घोषित करता हूँ, आई हियर बाई डिक्लेयर। मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूँ, आई हियर बाई ओथ। इस तरह के जो पदबंध हैं वो रूढ़ हो गए हैं। इसके अतिरिक्त विधि में शब्दों के अर्थ, जैसा बताया गया है कि रूढ़ हो जाते हैं, एकार्थी होते हैं। उन पर हम कुछ शब्दों पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे शब्द है टर्मिनल टैक्स। टर्मिनल टैक्स के लिए हिंदी में भी तय कर दिया गया है सीमा कर। प्रशासन में अगर हम बात करें तो इसी अर्धविधिक शब्द का प्रयोग या पदबंध का प्रयोग होता है टर्मिनल लीव, सेवांत छुट्टी। आमतौर पर टर्मिनल को टर्मिनल के रूप में भी, जैसे बस टर्मिनल है तो बस टर्मिनल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्रकार्य उस शब्द का वही है कि यहाँ बस का जो रूट है उसका अंत हो जाता है, उसकी जो यात्रा मार्ग है वहाँ समाप्त होता है। प्रशासन में जैसे हम शब्द का प्रयोग करते हैं टर्मिनल बेनिफिट। विधि में इसके लिए विशेष सेवांत सुविधाएं, प्रसुविधाएं बल्कि कहना चाहिए, शब्द तय किया गया है। सामान्यतः हम जो सेवांत लाभ को से टर्मिनल बेनिफिट का इस्तेमाल करते हैं। विधि में जैसे एक शब्द और लेते हैं टेम्पोरल। टेम्पोरल के लिए शब्द बना दिया है एहिक। अब इस तरह के शब्दों में फेरबदल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐहिक शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो वो उसी टेम्पोरल डैमेज या टेम्पोरल लाइफ के संबंध में ही उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे एक और शब्द लेते हैं सर्विस। सर्विस है न्यायालय का कोई भी कागज अगर कहीं पहुंचाना है तो उसके लिए तामील शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मिनिस्ट्रियल शब्द है, उसके लिए अनुसचिवीय शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जैसे न्याय में कोई अगर निर्णय लिया जाता है तो डिसीजन के प्रतिशब्द के रूप में उसके लिए विनिश्चय शब्द प्रयुक्ति के स्तर पर तय कर दिया गया है या रूढ़ हो गया है। जैसे इसी प्रकार अवार्ड शब्द आप लें तो अवार्ड के लिए पंचाट, वर्डिक्ट के लिए अधिमत शब्द तय कर दिए गए हैं। तो प्रयुक्ति के संबंध में ये चर्चा और आगे भी जारी रह सकती है। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिससे हम प्रयुक्ति की बात करते हैं, लेकिन निष्कर्ष रूप में हम ये बता सकते हैं प्रयुक्ति पर चर्चा करने के साथ साथ कि अलग अलग विषयों और क्षेत्रों से संबंधित अनुवाद भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं, कठिनाई आदियों से जुड़ा रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रयुक्ति के संबंध में आपसे विस्तृत चर्चा हुई। आशा है इससे अनुवाद सीखने की इच्छुक व्यक्ति या हमारे प्रशिक्षणार्थी काफ़ी लाभान्वित होंगे। आपका हार्दिक धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।